Hello everyone, welcome to चेतन भारत लर्निंग एंड वेलकम टू आवर सीरीज मेंस अ डे। यहाँ पर हम इस सीरीज में हर रोज एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स की रिगार्डिंग, चाहे वो ज्योग्राफी हो, एनवायरनमेंट हो, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड साइंस एंड टेक एंड सो ऑन, जो भी सब्जेक्ट्स हमारे यूपीएससी में रहते हैं। आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो है हमारा हायर एजुकेशन के रिगार्डिंग। अगर हम देखें कि क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, क्वेश्चन हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम इसको टैकल करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। देखो, अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो देयर आर डिफरेंट पैरामीटर्स की प्राइमरी एजुकेशन के क्या पैरामीटर्स हैं, उनमें क्या चैलेंजेस हम लोग फेस करते हैं। फिर आती है सेकेंडरी एजुकेशन, उसमें क्या चैलेंजेस हैं, एंड देन देयर इज हायर एजुकेशन, जो हम कॉलेज लेवल या फिर यूनिवर्सिटी लेवल की बात करते हैं। तो यहाँ पर स्पेशली पूछा गया है कि व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द हायर एजुकेशन। अगर यहाँ पर सिंपल एजुकेशन लिखा होता तो आप प्राइमरी भी इंक्लूड करते, सेकेंडरी भी इंक्लूड करते और हायर तो इंक्लूड करते ही करते। तो यहाँ पर स्पेशली हम फोकस करेंगे हायर एजुकेशन पे। ऑल्सो डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान इन दिस रिगार्ड। ये करंट अफेयर में बेसिकली इसलिए हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये जो स्कीम है इसको हम लोगों ने जो नेक्स्ट 5 ईयर्स हैं उसके लिए बढ़ा दिया है। ऐसा नहीं है कि जो स्कीम है ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, लॉन्च ये बहुत पहले से हो चुकी है। 2013 से ही हम लोग इस स्कीम के तहत जो डिफरेंट हमारे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हम प्रोवाइड करते हैं फंडिंग। क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखा गया था कि जो बेसिक प्रॉब्लम है वो फंडिंग की है। जिस भी इंस्टीट्यूशंस के पास फंडिंग कम रहती है उतना ही ज़्यादा उसकी कैपेबिलिटी लो हो जाती है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको पैसे चाहिए हैं, अपने टीचर्स को, प्रोफेसर्स को पे करने के लिए पैसे चाहिए हैं, और जो डिफरेंट रिसर्च इक्विपमेंट्स लेकर आने हैं उनके लिए भी पैसे चाहिए हैं। तो स्पेशली इसी चीज़ को फोकस करते हुए हम लोगों ने फंडिंग देने के लिए सभी स्टेट के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को इस स्कीम के तहत इंक्लूड किया था। तो आप जब इस आंसर को लिखना शुरू करेंगे तो हमने ये देखना है कि ये जो क्वेश्चन है उसकी थीम है हायर एजुकेशन और हमें इसकी सिग्निफिकेंस भी बतानी है। तो आप इंट्रोडक्शन को कई तरीके से लिख सकते हैं। देयर आर डिफरेंट वेज जो हम बता रहे हैं, दैट इज़ वन ऑफ द वेज। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये देखें कि किसी भी क्वेश्चन को लिखते टाइम हम 3 चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि व्हाट शुड बी द कंटेंट इन द इंट्रो पार्ट, देन देयर इज बॉडी पार्ट एंड देयर इज कंक्लूजन पार्ट। बहुत बार बच्चों ने जो क्वेश्चंस लिखने शुरू किए हैं अभी, उनके क्वेश्चंस में, आंसर्स में बहुत बड़ी दिक्कत ये पाई गई है कि वो बहुत बड़े बड़े लॉन्ग पैराग्राफ्स लिख रहे हैं। अगर आप पैराग्राफ्स लिखना चाहते हैं तो छोटे पैराग्राफ्स बनाइए, अदरवाइज आई वुड सजेस्ट कि बुलेट पॉइंट्स में आप अपने क्वेश्चन को लिखें, क्योंकि उससे कंटेंट ज़्यादा कवर होता है और टाइम भी आपको कम लगता है। क्योंकि हमारे पास टाइम की शॉर्टेज ऑलरेडी है, हमारे पास 20 क्वेश्चन हैं, ओनली 180 मिनट्स हैं हमारे पास मेंस में। तो हर क्वेश्चन मैक्सिमम 9 मिनट्स ही आप उसको दे सकते हैं। तो जब आप पैराग्राफ्स लिखते हैं तो थोड़ा सा जो कंटेंट है उसमें कमी आ जाती है। तो बुलेट पॉइंट्स आप लिखेंगे तो ज़्यादा आपको कंटेंट लिखने के लिए टाइम भी मिलेगा और ज़्यादा स्कोर भी आप कर पाएंगे। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि पहली बात तो हम लोगों ने लॉन्ग पैराग्राफ्स नहीं लिखने हैं, हम लोगों ने छोटे पैराग्राफ्स बनाने हैं या फिर हम लोगों ने यूज़ करने हैं बुलेट पॉइंट्स। तो ये चीज़ों का ध्यान हम लोग रखेंगे। दूसरी चीज़, ऐसा नहीं होगा कि आपने एक पैराग्राफ लिखा, उसी में इंट्रोडक्शन भी है, उसी में कंटेंट भी है, उसी में कंक्लूजन भी आपने कर दिया है। उससे जो आपका पूरा आंसर है वो बहुत डिस्टिंग्विश नहीं हो रहा है कि इंट्रोडक्शन कहाँ पर है, बॉडी पार्ट कहाँ पर है, फिर कंक्लूजन कैसे किया है आपने। दैट इज़ बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर। हम जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं यही तो हम बोलते हैं कि इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए जो कि क्वेश्चन की थीम को जस्टिफाई करे, बॉडी में जो चीज़ एक्चुअली पूछी गई है वो आप लिखें, एंड कंक्लूजन में आप बेसिकली वे फॉरवर्ड बताएं कि जो दिक्कतें यहाँ पूछी गई हैं उनको ठीक करने के लिए सरकार की तरफ से क्या चीज़ें ऑलरेडी की गई हैं और क्या और चीज़ें हो सकती हैं। तो ये हम डिस्कस करते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो इस क्वेश्चन की थीम है हायर एजुकेशन, और क्योंकि ये वाला जो अभियान है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ये न्यूज़ में रहा है, इसलिए आप इसको यूज़ करते हुए अपना इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं।
जैसे आप यहाँ पर सिंपल इसकी डेफिनेशन लिख दो कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसको हम रूसा भी कह सकते हैं, तो इसको शुरू किया गया था 2013 में, जहाँ पर वेरियस इंस्टीट्यूशंस को हम लोगों ने फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए इसको शुरू किया था। बिकॉज हमें ये पता है कि फंडिंग वॉज दी बेसिक प्रॉब्लम, उसकी वजह से ही जो और प्रॉब्लम्स है वो निकल कर सामने आई थी। तो इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं कि येस दिस स्कीम वॉज इन न्यूज़ बिकॉज इसको हम लोगों ने भी एक्सटेंड कर दिया है। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था क्योंकि हायर एजुकेशन में बहुत सारे चैलेंजेस हम लोगों ने देखे हैं, इसीलिए वन ऑफ द चैलेंजेस इज दिस हायर एजुकेशन की फंडिंग। तो अब आप शुरू कर सकते हैं अपना बॉडी वाला पार्ट, जिसमें आप ये बोल सकते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट चैलेंजेस विच आर फेस्ड बाय दीज हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जहां पर हम डिफरेंट चैलेंजेस की बात कर सकते हैं। सबसे पहला चैलेंज तो हम लोगों ने ये ही देख लिया कि देयर इज लैक ऑफ फंडिंग। और अगर हम इस स्कीम की बात करें ना, तो इस स्कीम में बेसिकली ना सिर्फ और सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से लेकर इस इंस्टीट्यूशंस तक डायरेक्ट पैसे नहीं जा रहे हैं। पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भेजती है स्टेट गवर्नमेंट्स को, स्टेट गवर्नमेंट्स भेजते हैं फिर वहाँ के स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल्स को, और उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि इतना पैसा कौन से कॉलेज को, कौन सी यूनिवर्सिटी को जाएगा। तो ये 4 स्टेप हैं बीच में। इससे क्या होता है कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है, क्योंकि जितना पैसा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से आया है उतना ही कॉलेज तक भी पहुंचे। इसको चेक करने के लिए बीच में 2 और पैरामीटर्स हैं, 2 इंटरमीडियरीज हैं। अदरवाइज होता क्या है, जितने नंबर ऑफ इंटरमीडियरीज हों ट्रांसपेरेंसी कम हो जाती है, बट ड्यू टू डिजिटाइजेशन इट इज़ इंक्रीजिंग। तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है आपके टेक्नोलॉजी के यूज़ का। तो लैक ऑफ फंडिंग हम लोगों ने बहुत बार देखी है, और इसी की वजह से ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर है डिफरेंट कॉलेजेस में, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, वो भी बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी का है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बेसिकली पैसे चाहिए हैं आपको, और जितनी भी प्रोफेसर्स हैं, जितने प्रोफेसर्स आपके कॉलेज में काम करते हैं, उनकी भी जो एकेडमिक कैपेबिलिटी है वो भी लो रहती है, क्योंकि जो टीचर्स, जो प्रोफेसर्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, दे डिमांड मोर मनी। तो आपके पास फंड ऑलरेडी ही नहीं है, और ऊपर से आप ऐसे टीचर्स को फिर हायर भी नहीं करते। तो इस टीचिंग वैकेंसीज़ को फिल करने के लिए आप उन टीचर्स को लेकर आते हैं जिनका एक्सपीरियंस कम होता है, और जिनका एक्सपीरियंस ऑलरेडी कम है वो कहीं ना कहीं एक कैपेसिटी बिल्डिंग बच्चों की इतनी अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये शुरू होती हैं लैक ऑफ फंडिंग से ही। जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की हमने बात कर ली, एकेडमिक कैपेसिटीज़ की हम लोगों ने बात कर ली। कई बार कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को ये भी रहता है कि हमें ऑटोनॉमी चाहिए है। फॉर एग्जांपल IIM हो गया, IIT हो गया, इनको हमने ऑटोनॉमस बनाया हुआ है। तो इसी तरीके से और यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी ये डिमांड करती हैं दैट दे वांट ऑटोनॉमी। तो इनका ऑटोनॉमस ना होना, इनके द्वारा इनके फीस स्ट्रक्चर को डिसाइड ना करना, इनके द्वारा इनके सिलेबस को ना डिसाइड करना इज़ लैक ऑफ ऑटोनॉमी, जो कि ये चाहते हैं। तो इस तरीके से ये भी एक चैलेंज है जो कि फेस किया गया है बाय द हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। जहाँ पर हम और बात कर सकते हैं कि जो भी आपके टेक्निकल कॉलेजेस हैं, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ पर रिसर्च कैपेसिटीज़ बहुत इंप्रूव होनी चाहिए, लैब होनी चाहिए है, इक्विपमेंट्स होने चाहिए हैं, वो भी अवेलेबल नहीं है। तो जो बेसिक प्रॉब्लम और भी है दैट इज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D की भी बहुत ज़्यादा हमने लिमिटेशन देखी है। तो दीज आर सम काइंड ऑफ चैलेंजेस। जहाँ पर इकोनॉमिक चैलेंज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ऑटोनॉमी की हमने बात कर ली कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। हम लोगों ने जो है कल्चरल लेवल की बात कर ली कि जो कॉलेजेस का कल्चर है दैट इज़ नॉट दैट मच ऑफ हायर क्वालिटी बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ लो एकेडमिक कैपेसिटीज़ इन टीचर्स एंड प्रोफेसर्स। तो ये सारे जो रीजंस हैं ये आप लिख सकते हैं कि हायर एजुकेशन में कहीं ना कहीं इसको कम कर रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत चैलेंजेस हैं, आप सोच सकते हैं। आपने बेसिकली बुलेट पॉइंट्स में इनको लिखना है। मेरा मकसद यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्कस करना है। कुछ कंटेंट मैं आपको बता रही हूँ कि आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत कंटेंट है जो कि आप ऑलरेडी इसमें लिख सकते हैं। तो चैलेंजेस के बाद हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द बेसिक सिग्निफिकेंस ऑफ दिस राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, कि बेसिक हम लोगों ने जो फंडिंग की बात करी उसको पूरा करने के लिए ये स्कीम कहीं ना कहीं सामने आई। अगर ये स्कीम नहीं आती तो कहीं ना कहीं फंडिंग वाली प्रॉब्लम अभी भी हमारे पास रहती। किस कॉलेज को कितने पैसे जाने हैं
इस अभियान में ये शुरू किया गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट बढ़िया अपने स्टेट के प्लान्स बनाएगी कि उसको अपने स्टेट में एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी है, जितना प्लान वो बढ़िया होगा, जितना प्रीवियस ईयर्स में उसने आउटकम्स बढ़िया निकाले होंगे, उतने ही ज़्यादा पैसे उस स्टेट गवर्नमेंट को मिलेंगे। और जितने पैसे स्टेट गवर्नमेंट्स को मिलेंगे अल्टीमेटली उतने ही पैसे कॉलेजेस तक भी पहुंचाए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो अभियान है वो इंडिया में फंडिंग कैपेसिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए हम लोगों ने शुरू किया था। तो ये बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस रही है इसकी कि एक ट्रांसपेरेंट तरीके से फंडिंग पैटर्न को हम लोगों ने बहुत स्मूदन कर दिया था। तो दैट इज़ वन ऑफ द सिग्निफिकेंस। अभी जो इसका नया वर्जन आया है उसमें बेसिकली ना 2-4 चीज़ें और हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें अभी जो है वोकेशनल या फिर आप बोल सकते हो वोकेशनलाइजेशन ऑफ स्किल्स की हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग जेंडर इक्विटी को इंक्रीज करने के लिए बात कर रहे हैं कि जो ड्रॉप आउट रेट्स है उसको हम थोड़ा सा कम कर सके इन दी हायर इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि हमें ये पता है कि जो गर्ल्स हैं वो +2 के बाद कॉलेजेस में कम जाती हैं बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजंस, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कि जो कॉलेजेस हैं वो बेसिकली उनके घर के आसपास नहीं हैं, वो बाहर अर्बन एरियाज़ में हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमने देखा है कि जो फीमेल्स हैं उनकी पार्टिसिपेशन इन दी हायर एजुकेशन वो कम है। इसीलिए उसको मेनली फोकस करने के लिए ये जो नया वर्जन आया है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का, वो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम करेगा। जेंडर इक्विटी पे हमने बात कर ली, स्किल्स पे हम लोगों ने बात कर ली, खास करके वो एरियाज़, वो डिस्ट्रिक्ट्स जो कि पुअर हैं या फिर एस्पिरेशनल कैरेक्टर के हैं। जैसा कि हमें पता है कि नीति आयोग ने डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित किया हुआ है कि इन पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है किसी भी स्कीम में, तो इसके लिए ज़्यादा फंडिंग आपने देनी है। तो ये थोड़ा सा हम ध्यान रख रहे हैं कि इस 2.0 वर्जन में इन सभी चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाएगा। और ये भी मेजर चैलेंजेस ही हैं। अगर हम जेंडर इक्विटी को वहाँ पर भी लिख सकते हैं कि दैट इज़ वन ऑफ द चैलेंजेस। इसको अगर आपने ठीक करना है तो ये इसके लिए काम कर रहा है आपका रूसा, तो ये इसकी सिग्निफिकेंस हो गई है। हम जब बात करते हैं कि जो बच्चे कॉलेजेस में पढ़ते हैं, जो भी वो डिग्री करते हैं, उस डिग्री के बारे में जो थ्योरेटिकल नॉलेज होती है वो उनको काफ़ी ज़्यादा होती है, पर जो एक्चुअल प्रैक्टिकल नॉलेज है वो मिसिंग रहती है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज तभी आएगी व्हेन देयर वुड बी सम इंडस्ट्री एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का कोलैबोरेशन। और इसी को ही इंश्योर करने के लिए रूसा 2.0 वर्जन काम करेगा कि थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी इंश्योर की जाए। तो वो चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस का जो सोल्यूशन है वो इस अभियान में लिखा हुआ है। तो आपने चैलेंजेस भी डिस्कस कर लिए, आपने इसकी सिग्निफिकेंस भी डिस्कस कर ली। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा ही इंटरमिंगल्ड है कि अलग अलग पोर्शंस नहीं हैं इसके। आपको लगेगा कि इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट ये एक ही क्वेश्चन है। ये पहले वाले क्वेश्चन का आंसर दूसरे वाले पार्ट में है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाया गया है। तो आप इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो इस तरीके से यहाँ पर कोट कर सकते हैं। हमने जेंडर इक्विटी की, मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस की हमने बात कर ली। रिमोट एरियाज़ में ये जो स्कीम है ये हम लोग पहुँचाएंगे, क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ जो ड्रॉप आउट्स हैं इंडिया में आफ्टर 12th वो हमें इन एरियाज़ में ही देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं हम लोग इस स्कीम को यूज़ करके अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बढ़िया तरीके से तैयार करना चाह रहे हैं। तो दीज आर दी सिग्निफिकेंस ऑफ रूसा। अब बात आती है कंक्लूजन की। ये तो हो गया हमारा बॉडी पार्ट। जितने पॉइंट्स, कम से कम आपने 5 पॉइंट्स लिखने हैं चैलेंजेस के, कम से कम 5 पॉइंट्स लिखने हैं आपने सिग्निफिकेंस के, तभी आपका जो वो कंटेंट है वो थोड़ा सा अच्छा माना जाएगा। अदरवाइज 6 to 7, 7 to 8 पॉइंट्स भी आप लिख सकते हैं, बट कम से कम 5, उससे कम नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंक्लूजन की, कि सिर्फ ये ही अभियान नहीं, हमें और चीज़ों पर भी फोकस करना चाहिए हायर एजुकेशन के रिगार्डिंग, कि कहीं ना कहीं इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन में भी कुछ ना कुछ लकूना हम लोगों ने देखे हैं कि जितना हम लोगों ने ट्रांसपेरेंसी की बात की है फंडिंग पैटर्न में, उतनी ट्रांसपेरेंसी एक्चुअल में नहीं है। अभी भी डिजिटाइजेशन के होने के बावजूद भी हम लोगों ने फंडिंग्स में थोड़ी सी कमी देखी है कि ज़्यादा पैसा निकाला जा रहा है फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, बट कम पैसा पहुंच रहा है टू डिफरेंट कॉलेजेस। तो हमें ट्रांसपेरेंसी इन द फंडिंग, इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है।
ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव की जाएगी। तो ये हमें एक वे फॉरवर्ड दिखता है। हमें और दिखते हैं कि हमें जो कॉलेजेस हैं उनको ऑटोनमस कैरेक्टर प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि फी स्ट्रक्चर, ताकि सिलेबस, ये सब जो चीज़ें हैं वो कॉलेजेस खुद ही डिसाइड कर सके। साथ में हमने जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी निकाली थी तो इसमें प्राइमरी सेक्शंस के लिए अलग, सेकेंडरी सेक्शंस के लिए अलग, हायर एजुकेशन के लिए अलग, तीनों के लिए अलग अलग पैरामीटर्स रखे गए थे कि अगर हमें हायर एजुकेशन को बढ़िया बनाना है तो हमें ये सारे काम करने पड़ेंगे। तो ऑलरेडी जो पॉलिसी हम लोगों ने निकाली हुई है, बस उसी के ही प्रोविज़न हमें अल्टीमेटली इम्प्लीमेंट करने हैं, तो पॉलिसी नई भी नहीं बनानी। तो ये एक चैलेंज है हमारे सामने कि इनको इम्प्लीमेंट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ फिर वही है कि पॉलिसी बनती रहती है, इम्प्लीमेंट वो नहीं होती है, और इस तरीके से चीज़ें काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए चलती चली जाती हैं, और तभी इंडिया का जो स्किल लेवल है इन कंपैरिजन टू दी अदर कंट्रीज़ वो थोड़ा सा कम रह जाता है। तो ये जो कंपटीशन है बिटवीन इंडिया एंड अदर डेवलप्ड कंट्रीज़, वो हम उसमें कम्पीट नहीं कर पाते। तो इसके लिए, कम्पीट करने के लिए हमें ये सभी जो चीज़ें हैं ये प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। और हमें ये भी पता है कि हायर एजुकेशन सिर्फ तब ही डेवलप हो सकता है व्हेन देयर वुड बी सम डेवलपमेंट इन द एरियाज ऑफ प्राइमरी एजुकेशन एंड सेकेंडरी एजुकेशन। हम ये नहीं बोल सकते कि हम लोगों ने +2 लेवल तक बच्चे को अच्छी एजुकेशन नहीं दी और कॉलेज में आते ही अगर हमने क्वालिटी इंक्रीज कर भी दी, इम्प्रूव कर भी दी, तो भी उसका कोई खास फ़ायदा हम लोगों को नहीं मिलता। इसीलिए जो एजुकेशन है दैट इज़ दी काइंड ऑफ एवोल्यूशन, जहाँ पर प्राइमरी लेवल पर भी आपको अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, सेकेंडरी लेवल पर भी, और अल्टीमेटली हायर लेवल पे भी। और हायर लेवल पर भी हमें ये जो मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, इन सभी पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बिकॉज आगे का जो फ्यूचर है दैट इज़ द फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स एंड एक्सेट्रा। तो ये हम तभी अचीव कर पाएंगे व्हेन देयर वुड बी सम स्किल्ड मैन पावर प्रेजेंट इन इंडिया, और उसको करने के लिए हमें डिफरेंट स्कीम्स को बढ़िया तरीके से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लिख सकते थे। इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि किस तरीके से रूसा की हमने एक आइडियोलॉजी बता दी, क्यों वो लेकर आई गई थी, न्यूज़ में वो क्यों है, तो हल्का सा कंटेक्चुअल भी चीज़ हम लोगों ने बता दी। बॉडी में आपको पता ही है जो चीज़ पूछी गई है वो हमने डिस्कस की है। एंड लास्ट में दी अदर वे फॉरवर्ड्स कि इसके अलावा और भी चीज़ें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को लिखिएगा, हमें सेंड कर दीजिएगा membercbl@gmail.com पे। अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में भी इसको लिख सकते हैं, वहाँ पर भी आपको इसका फीडबैक दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।